नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग ज्ञान ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंदर हम महाकाल की सीडीपी को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि ऑनलाइन वाले जितने भी मेरे आप सभी को जैसे पता ही होगा कि हमारे चैनल पर हर सब्जेक्ट की ऑनलाइन पेपर वाले की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें ऑनलाइन वाले पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत हम 13 फरवरी के पेपर को देखेंगे, जिसमें महाकाल की सीडीपी होगी। तो क्योंकि सावन भी चल रहा है, तो मैं दुआ करूंगा महाकाल से कि इस बार जितने लोगों ने भी सीटेट का फॉर्म डाला है, सबका सीटेट अच्छे नंबर से पास हो जाए, सबका सीटेट निकल जाए। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर आज महाकाल की सीडीपी देखते हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर होगा और हूबहू प्रश्न ऐसे ही आपको पेपर में फिर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कोहलबर्ग हो गए, वाइगोस्की हो गए, जीन पियाजे हो गए, एनसीएफ 2020 हो गया। ये सब यहाँ से आपको मिलेगा ही प्रश्न हर बार। तो चलिए महाकाल की सीडीपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो महाकाल का आशीर्वाद आप सब पे बना ही रहे। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? विकल्प ए एकीक और अवैज्ञानिक, विकल्प बी निर्धारित और स्थिर, विकल्प सी अंतर्विषयात्मक और गतिशीलता, विकल्प डी अस्पष्ट और प्राचीन। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी अंतर्विषयात्मक और गतिशील हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाल विकास की अवधि का सही क्रम क्या है? तो बाल विकास की अवधि का सही क्रम क्या है, बताइए आप लोग। पहले विकल्प ए है शिशु अवस्था, गर्भावस्था या बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या मध्य बाल्यावस्था। विकल्प बी है गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। विकल्प सी है गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था। या विकल्प डी है गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल विकास की क्या है? सबसे पहले क्या होगा? गर्भावस्था होगा, फिर शिशु अवस्था होगा, फिर पूर्व बाल्यावस्था होगा, फिर मध्य बाल्यावस्था होगा, फिर किशोरावस्था होगा। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विकास प्रकृतियों पालन पोषण का परिणाम है। विकल्प ए विसंबंधन, विकल्प बी वियोजन, विकल्प सी अंतःक्रिया, विकल्प डी स्वतंत्र कार्य। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अंतःक्रिया का हो जाता है ना, इसका इंटरेक्शन हो जाएगा ना इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ जाते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन और क्रमबद्धन और वर्गीकरण किस चरण में सीखते हैं? बताइए आप लोग। तो मूर्त संक्रियात्मक में सीखते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए तो रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है? विकल्प ए हो जाएगा संवेदी गत्यात्मक, विकल्प बी पूर्व संक्रियात्मक, विकल्प सी मूर्त संक्रियात्मक, विकल्प डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा। कौन सा? मूर्त संक्रियात्मक। ठीक, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न है। चलिए देखते हैं, बच्चे जो होते हैं अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम क्या सिद्धांत द्वारा दिए गए सिद्धांत के दृष्टिकोण में सही है? विकल्प ए लेओ वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक, विकल्प बी जीन पियाजे सामाजिक सांस्कृतिक, विकल्प सी सिग्मंड फ्रायड मनोगतिशीलात्मक, विकल्प डी BF स्किनर या व्यवहारवादिक। बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो लेव वाइगोस्की हो जाएंगे ना। बच्चे अधिक समझ रखने वाले अंतःक्रिया करके सीखते हैं ना, जहाँ भी अंतरक्रिया सामाजिक कल्चर आदि की बात आए सामाजिक से, तो वहाँ पे लेव वाइगोस्की जी हो जाते हैं हमारे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विकल्प ए विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने
करने के कम से कम अवसर देने चाहिए। सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए। विद्यार्थियों को उसके अभीष्टम गुरु को प्राप्त करने का सहयोग न देना चाहिए। अधिगम को सम्मुक्त करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान करना चाहिए। तो अध्यापक को क्या दृष्टिकोण के अनुसार लेव बाइगो से संज्ञानात्मक क्या करना चाहिए? तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइए आप लोग? सी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को उसके अभीष्टम गुणों से प्राप्त करने का सहयोग देना चाहिए। तो विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। बाकी सब तो निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। चलिए अगला है प्रश्न 8वां प्रश्न है, जिन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। विकल्प बी, दोनों के ही सिद्धांत में विकास के 8 प्रतिरूप हैं। विकल्प सी, दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित हैं। या दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोनों को सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं ना, तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार, प्रदत्तकार, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता होती है? विकल्प ए, निष्क्रिय अधिगम। विकल्प बी, सहयोगात्मक अधिगम। विकल्प सी, कंठस्थीकरण आधारित अधिगम। विकल्प डी, निर्देशन आधारित अधिगम। बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा इसमें? सहयोगात्मक अधिगम हो जाएगा ना, विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है? विकल्प ए, अंतर्वैयक्तिक। विकल्प बी, गतिशीलतात्मक। विकल्प अंतर्वैयक्तिक। विकल्प डी, प्रकृतिवादी। बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दूसरों की मनोदशा क्या हो जाएगा? अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा और विचार के बारे में क्या सही है? एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर विकसित होते हैं। एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीके से अंतर्क्रिया करते हैं। विकल्प सी, शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। विकल्प डी, दोनों ही वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशी कारकों से प्रभावित होते हैं। बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जो एक दूसरे से प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतर्क्रिया करते हैं, बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? क्या हो जाएगा इसमें? एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीके से अंतर्क्रिया करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रवीण के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के प्रतिनिधिक स्वरूपों से संलग्न रहते हैं। जैसे कि पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं, माता घर के खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करती है। इस प्रकार के परिवेश में प्रवीण की क्या क्या प्रवृत्ति होगी? विकल्प ए, जेंडर रूढ़िबद्ध विभेदीकरण का समर्थन करेगा। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं का प्रश्न करेगा। विकल्प सी, जेंडर स्कीमा को सरल करेगा। विकल्प डी, जेंडर नामीकरण से अनुकूल व्यवहार करेगा। बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर? तो क्या हो जाएगा? जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए? विकल्प ए, अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। विकल्प बी, अधिगम के लिए एक बाधा के रूप में देखना चाहिए। विकल्प सी, अध्यापक द्वारा इसकी अनदेखी करना चाहिए। विकल्प डी, सभी के लिए समता सृजित करने हेतु इसे सीमित करना चाहिए। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा ना इसका, अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? फॉर्मेटिव, जिसको हम रचनात्मक कहते हैं, नियमित होना चाहिए, या सूचनाओं को मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित हो, शिक्षण अधिगम की उपयोगिता के अनुरूप होना चाहिए? बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? केवल ए और बी होगा, केवल ए बी सी होगा, केवल ए बी सी डी होगा, कि ए और बी और डी होगा? तो रचना फॉर्मेटिव होना चाहिए, ठीक, नियमित भी होना चाहिए, बताइए, और शिक्षण अधिगम की उपयोगिता के अनुरूप होना चाहिए। तीनों सही हो जाएंगे। क्या फोकस ऑन इन्फा सूचनाओं को मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित होना चाहिए? नहीं, तो इसमें सी नहीं होगा। तो ए बी डी किसमें डी में है, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समृद्ध करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विकल्प ए, अध्यापक को विद्यार्थियों की बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए। विकल्प बी, अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गैर लचीली समय रेखा का पालन करना चाहिए। विकल्प सी, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। या विकल्प डी, विद्यार्थियों को एक समान योग्यता वाले समूहों में वर्गीकृत करना चाहिए। आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के लिए प्रचुर अवसर मिलने चाहिए ना। पॉजिटिव पूछा है, ए बी निगेटिव, तो ए बी निगेटिव। चलिए, अवसर जहाँ बात आए, कुछ पॉजिटिव वर्ड होते हैं जिससे आप एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हैं। समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विकल्प ए, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। विकल्प बी, अध्यापक केंद्रित शिक्षाचार विधियों का क्रियान्वित करना चाहिए। विकल्प सी, व्यक्ति भिन्नताओं की अनदेखी करना चाहिए। विकल्प डी, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए ना, इसका यही हो जाएगा ना, विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। विकल्प तर्क दिया गया है कि अपनेपन को बोध सीखने के लिए अव्ययित करता है। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। या विकल्प डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशिक सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फॉन्ट का बड़ा आकार, शब्दों का बड़ा आकार, आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप में महत्वपूर्ण होती है? विकल्प ए, दृष्टि की आंशिक क्षति। विकल्प बी, श्रवण बाधित। विकल्प सी, संवेदी बाधित। विकल्प डी, दृष्टि की समग्र कुल क्षति। बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, दृष्टि की आंशिक क्षति होती है ना। चलिए, शालीनता से विकास से जूझ रहे ऑटिज्म विद्यार्थियों की प्रायः कौन सी दृढ़ सामर्थ्य होती है? विकल्प ए, विवरणों के प्रति सजगता ध्यान देना। या विकल्प बी, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति। विकल्प सी, प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल। या विकल्प डी, एक कार्य को दूसरे कार्य की ओर आसानी से ले जाना। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो विवरणों के प्रति सजगता या ध्यान देना होता है ना, इसका अगला ए हो जाएगा इसका सही आंसर ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है तो राखी उस सवाल के लिए नेक नौचारी समाधान प्रस्तुत करती है। यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी, अवसर समझ वाली, अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी, अच्छे रूप में विश्वास। तो जब सभी सवाल प्रस्तुत किया जाता है तो राखी उस सवाल के लिए नेक नौचारी समाधान प्रस्तुत करती है ना, तो प्रतिभाशाली रहेगी तभी तो करेगी। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन दिया गया है कि अध्यापक को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन में और उच्च क्रमणीय कौशलों के सम्मुख करने का कार्य करती है। तो इसमें तर्क दिया गया है कि बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की योग्यता होती है। सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, बताइए आप लोग, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या करता है। या ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। या विकल्प सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। या विकल्प डी दिया गया है, ए आर दोनों गलत हैं। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न। 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है। वह इस बात में विश्वास करती है कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ प्रक्रियाओं के अनुसरण करती है। माया के अधिगम में को संज्ञा दी जा सकती है। विकल्प ए, सहयोगात्मक अधिगम। विकल्प बी, निष्क्रिय अनुकरण। विकल्प सी, अवलोकनात्मक अधिगम। विकल्प डी, परासंज्ञान। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवलोकनात्मक अधिगम हो जाएगा ना। ऑब्जर्वेशनल से सीख रही है ना, यूट्यूब पर देख देख कर सीख गई पेंटिंग करना। चलिए
अगला प्रश्न, अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर एक कक्षा का वातावरण भयमुक्त हो। विकल्प बी, अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधित व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा कर दे। विकल्प सी, पढ़ाई गई विषय वस्तु बहुत जटिल और अमूर्त होती है। विकल्प डी, विद्यार्थियों के मतों को संप्रत्यय की व्याख्या के दौरान न अपनाना जाए। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसमें, अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी अंतरों को अनदेखा कर दे, या पढ़ाई गई विषय वस्तु बहुत जटिल और अमूर्त हो, या विद्यार्थियों के मतों को संप्रत्यय की व्याख्या के दौरान न अपनाया जाए। तो तीनों निगेटिव हो गया, तो इसका विकल्प यही हो जाएगा ना, कक्षा का वातावरण भयमुक्त हो। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए। विकल्प ए, कंठस्थीकरण या रटने की प्रवृत्ति। विकल्प बी, समालोचनात्मक चिंतन को। विकल्प सी, कार्यात्मक जड़ता को। विकल्प डी, अभिसारी चिंतन को। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में किसी विद्यार्थियों को समुन्नत करना चाहिए। तो समालोचनात्मक चिंतन को ना, क्रिटिकल थिंकिंग को किया जाता है ना, तो विकल्प भी इसका सही हो जाएगा। चलिए तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, कंठस्थीकरण रटने की प्रवृत्ति और समालोचना क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगी ना, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण विधि का अनुसरण किया जाता है। विकल्प ए, अनुरूपी सोच। विकल्प बी, अनुमानी। विकल्प सी, प्रयत्न एवं त्रुटि। विकल्प डी, कलन विधि। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर विधि का अनुसरण किया जाता है। अनुरूपी विधि, अनुमानी विधि, प्रयत्न एवं त्रुटि विधि या कलन विधि। बताइए आप लोग इसका सही आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, कलन विधि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है। विकल्प, भय पैदा करने के लिए कापी में सभी त्रुटियों को लाल स्याही पर घेरा बना देना। विकल्प बी, विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों के एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। विकल्प सी, सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने पर किया जा सकता है। या विकल्प डी, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सजग देना चाहिए। तो केवल 1 2, केवल 1 2 3, केवल तीसरा चौथा, केवल दूसरा तीसरा चौथा। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या प्रश्न पूछ रहा है, आकलन के संबंध में सही है ना। तो क्या भय पैदा करने के लिए कापी में सभी त्रुटियों को देना चाहिए, ये तो नहीं होगा। तो पहला जिसमें होगा वो कट गया। चलिए पहला एक में था, दूसरे में था, पहला दूसरा कट गया, ठीक। तीसरा चौथा बता विद्यार्थियों में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों में अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटि को अवसर के रूप में देना चाहिए। बताइए इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सेकंड थर्ड फोर्थ, पहला कट जाएगा। तो निम्नलिखित को सीखने की प्रक्रिया में भावात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए। तर्कार दिया गया है, भावनाएं संज्ञान में पृथक नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है। अग्रता प्रदान करता है। विकल्प ए रुचि, विकल्प बी डी प्रशंसा, विकल्प ए पुरस्कार, विकल्प बी पनिशमेंट या दंड। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुरस्कार। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताइए, पुरस्कार हो जाएगा कि दंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, रुचि हो जाएगी ना। निम्नलिखित कौन सा कार्यक्रम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है। तो रुचि, इंटरेस्ट होगा ना, तभी तो बच्चे प्रेरित होंगे। तो सी हो जाएगा ना। इसका विकल्प मैंने जानबूझ के उल्टा किया था
क्योंकि सीटेट में बाद जो ऑनलाइन पेपर हो रहे थे उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे थे, सी ऊपर, डी बी बीच में, ए नीचे था। तो आप लोग ने ये देखा तो ऊपर से ए बी सी पे मार दिया पुरस्कार, इसलिए मैंने आपको ऐसा प्रश्न दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशी कारक है, व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो विकल्प ए समझकर स्तर, विकल्प बी भावात्मक लब्धि, विकल्प सी शिक्षण अधिगम सामग्री, विकल्प डी सीखने के लिए आंतरिक प्रेरणा। बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो शिक्षण अधिगम सामग्री हो जाएगी ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? विकल्प ए लचीला पाठ्यक्रम, विकल्प बी अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम, विकल्प सी विद्यार्थियों को एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, विकल्प डी अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय विधियों का प्रयोग। बताइए तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? बताइए, लचीला पाठ्यक्रम या अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम या विद्यार्थियों के समान योग्यता के आधार पर सामूहिकरण। तो सामूहिकरण वाला ही हो जाएगा, इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। तो चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन के अंतर्गत हमने सीडीपी के 13 जनवरी वाले पेपर को सॉल्व किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। ऐसे ही प्रश्न आपको हूबहू इस बार पेपर में मिलेंगे, क्योंकि इस बार पेपर की डिफ़िकल्टी थोड़ा हार्ड रहेगी। तो आप लोग को पूरा फुल प्रॉपर तैयारी के साथ पेपर में जाना है। तो आप लोग डेली हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। अब हमारे चैनल पर डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है, वो भी ऑनलाइन वाले पेपर की। तो आप लोग कोशिश करिए कि लाइव क्लास से जुड़ा करिए। तो उसमें लाइव क्लास जुड़ने से आपकी तैयारी कितना है पता चलता है ना। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।